हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अभी फिलहाल लिटरेचर के कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे कि आप सुनने में आ रही है न्यूज़ कि एनवीएस का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। साथ ही साथ ईएमआरएस की वैकेंसी भी है, साथ ही आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी है, और डीएसएसबी टीजीटी का एग्जाम, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है। सितंबर की संभावना जताई जा रही है। अभी अगर इस हिसाब से देखें तो हमें कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स को लेकर चलना होगा जो इन सभी वैकेंसीज में आते हों। ठीक है, जैसे अभी आपने डीएसएसबी टीजीटी के की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नया अपडेटेड सिलेबस देखा होगा अपना। तो उसमें आप देख रहे हो टोटली लिटरेचर का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ग्रामर उसमें मेंशन नहीं है। हालांकि अब तक जो डीएसएसबी टीजीटी का एग्जाम होता था उसमें क्या था, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आता था और लिटरेचर का कम आता था। अभी यहाँ और भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप देखें, जैसे अगर आप एनवीएस की भी बात करते हैं तो एनवीएस में भी ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। आप देखोगे टीजीटी के एग्जाम में ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होता है, लिटरेचर का कम होता है। वैसे ही ईएमआरएस में भी हमने अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें देखा कि ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा था, लिटरेचर का कम था। लेकिन अगर आप डीएसएसबी के सिलेबस को देखोगे, डीएसएसबी टीजीटी के सिलेबस को देखोगे तो उसमें टोटल सिलेबस लिटरेचर पर बेस्ड है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ऐसे कॉमन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये है, वेट अ मिनट, देखिए ये टॉपिक है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ये मुख्यतः जो बेस्ड है, ये नए सिलेबस से बेस्ड है डीएसएसबी टीजीटी के। आपने देखा ही होगा सिलेबस डीएसएसबी टीजीटी का। तो इसमें क्या है, आपका एक पोर्शन है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और सब बताया जा रहा है कि इन्होंने जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो सिलेबस है, बीए ऑनर्स वाला सिलेबस, उसी पे बेस्ड बनाया है। तो इंडियन राइटर्स हर एक लिटरेचर के एग्जाम में आते हैं। आप देखोगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर लो, उसमें भी आते हैं, एनवीएस में आते हैं, ईएमआरएस में आते हैं, हर जगह इंडियन राइटिंग्स पूछी ही जाती है। ठीक है, तो हम इससे बेस्ड आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको आई होप आपको अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चंस, और आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, और इसमें हम साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द साहित्य अकेडमी अवार्ड आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। अब आपको लगेगा कि ये तो लिटरेचर से रिलेटेड है ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन लिटरेचर से है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है साहित्य अकेडमी अवार्ड में जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवार्ड दिए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड आर गिवन फॉर द बेस्ट राइटिंग इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं 22 लैंग्वेजेस ये है, साथ के साथ 2 लैंग्वेजेस और हैं जिसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। वो 2 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो एक लैंग्वेज है आपकी राजस्थानी, एंड सेकेंड लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप को ध्यान में रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, राजस्थानी एंड इंग्लिश। देखिए यहां पर अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है 22। लेकिन अगर आप इन दोनों को भी और ऐड ऑन कर दोगे तो आपकी टोटल लैंग्वेजेस हो जाएंगी 24। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ठीक है, 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। अगर हम इस अवार्ड की ही बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? साहित्य अकेडमी अवार्ड इसकी शुरुआत होती है 1954 में। ठीक है, अवार्ड एनुअली बाय द साहित्य अकेडमी इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। तो ये अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है, किसके द्वारा? साहित्य अकेडमी इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू राइटिंग
एंड एक्नॉलेज न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन लिटरेचर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो ही गया है कि ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में दी हुई भाषाएं हैं 22 वो, और साथ के साथ 2 लैंग्वेजेस और इंग्लिश एंड राजस्थानी। ठीक है, अब हम जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो कौन सा इंडियन राइटर है जिसको पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, वो भी इंग्लिश में राइटिंग लिखने के लिए, और वो उनका वो कौन सा वर्क है जिसके लिए उन्हें वो अवार्ड मिला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 1960 में अवार्ड मिलता है आर के नारायण जी को। ठीक है, और उनके वर्क द गाइड के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Who was the first recipient of Sahitya Academy Award for the Best Writing in English? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, इसका हल अभी मैंने आंसर दिया कि जो पहला व्यक्ति है, ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट राइटिंग इन इंग्लिश। देखिए लैंग्वेजेस तो हमारे पास 24 हैं, 24 में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइम पे दिए गए होंगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया होगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर बात आती है आर के नारायण जी की। ठीक है, आर के नारायण को 1960 में ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही साथ ये किस वर्क के लिए दिया गया था इनके, तो उस वर्क का नाम है द गाइड। ठीक है, वर्क का नाम भी पता होना चाहिए आपको, द गाइड, जिसमें मूवी भी बन चुकी है और मूवी का भी नाम सेम ही है, टाइटल सेम ही है, गाइड। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। Next question is, a very popular film was made on one of the novels of R.K. Narayan. On which of the following novels? तो इसमें पूछा गया है कि आर के नारायण की मतलब एक नॉवल पे बहुत ही एक फेमस मूवी बनी है, उसका नाम बताना है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी। तो कौन सा नॉवल है इनका? यस, इनका नॉवल है द गाइड। ठीक है, इसी पे मूवी बनी है गाइड। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ जिक्र सुन रहे हैं आर के नारायण, तो आर के नारायण जी के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आर के नारायण से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली बात, आर के नारायण जी का पूरा नाम क्या है, इनका कंप्लीट नेम भी पूछ लिया जाता है। तो कंप्लीट नेम क्या है इनका? रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, इनका कंप्लीट नाम है ये, तो आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, रासीपुरम कृष्ण स्वामी देन अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, अय्यर नारायण स्वामी, तो ये इनका कंप्लीट नाम है। इनका जन्म कब होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 10th of October 1906। ठीक है, 10th of October 1906। ओके, और मृत्यु कब होती है? 2001 में। ठीक है, ये एक इंडियन राइटर है, नॉवेलिस्ट है, नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। आपको एक स्पेशली एक टर्म को ध्यान में रखना है, एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है इन्होंने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जिसका नाम है मालगुडी, और कहा गया है कि एक साउथ इंडियन टाउन है। ठीक है, इसी पे बेस्ड इनके काफी सारे वर्क हैं। अब जहां भी अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मालगुडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली आंसर आर के नारायण करना है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं बहुत सारे, जिनमें से एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इनफैक्ट डीएसएसबी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को इस वर्क को पढ़ना ही है डीप में, क्योंकि ये उसके सिलेबस में भी गिवन है। अगर आप डिटेल एनालिसिस देखोगे सिलेबस की तो उसमें दिया हुआ है स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड पब्लिश होता है 1935 में, और इस वर्क को कहा जाता है कि ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ठीक है, अबाउट आर के नारायण चाइल्डहुड। ओके, इससे अलग और वर्क हैं इनके, एक तो हो गया हमारा स्वामी एंड फ्रेंड,
देन गाइड भी इनका वर्क है, मालगुडी डेज भी इनका फेमस वर्क है आर के नारायण का, और द इंग्लिश टीचर एक वर्क है इनका, द इंग्लिश टीचर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। इंग्लिश टीचर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसकी स्पेशलिटी है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है अबाउट द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ओके, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाम का इनका एक वर्क है, ठीक है। एक है वेटिंग फॉर महात्मा, तो ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ पे जो चारों वर्क गिवन है ये आर के नारायण द्वारा ही लिखे गए हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? गाइड है, जिस पर ये मूवी बनी हुई है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी का भी आपको ध्यान रखना है। मूवी जो आती है वो 1958 में आती है, ठीक है। मूवी का नाम है गाइड, और इसमें स्टार कास्ट क्या है तो ये भी आपको पता हो, देवानंद एंड वहीदा रहमान, ये स्टार कास्ट है इस मूवी की। मूविंग टू द नेक्स्ट is a very important TV serial was made on one of the novels of R.K. Narayan. Identify the novel. अब यहाँ पे देखिए, वहां पे मूवी पूछी गई थी कि आर के नारायण का वो कौन सा नॉवल है जिस पर मूवी बनी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल बनता है आर के नारायण के एक नॉवल पे, उस नॉवल का नेम क्या है, ठीक है। एपिसोडिक मोड में वो बनता है, वो ध्यान रखना है। ऑप्शन है गाइड, मालगुडी डेज, वेटिंग फॉर महात्मा, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है मालगुडी डेज, ठीक है। मालगुडी डेज पर ही एक इंडियन टीवी सीरियल बनाया जाता है जिसकी शुरुआत होती है 1986 में, ठीक है। ये 2 लैंग्वेजेस में बनाया जाता है, वॉज फिल्म्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश में इसके 13 एपिसोड बनते हैं टीवी सीरियल के। इंग्लिश में कितने एपिसोड बनते हैं? तो 13। वेट अ मिनट, ये ध्यान रखना है, हो सकता है ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रहेगा आपको। इंग्लिश में आपके इसमें 13 एपिसोड बनाए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में 54 एपिसोड, हिंदी में 54 एपिसोड, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, ये 2 लैंग्वेज में बनाया जाता है। शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका ये वर्क, मालगुडी डेज, और इस पर ये बनाया जाता है 1986 में टीवी सीरियल आता है, ठीक है। अगर आप बात करें वेटिंग फॉर महात्मा की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आर के नारायण का, ठीक है। ये बेस्ड किस पर है? बेस्ड ऑन अ फिक्शनल विजिट टू मालगुडी बाय महात्मा गांधी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल रिटन बाय मुल्कराज आनंद। देखिए अभी तक बात हो रही थी आर के नारायण की, जिन्हें पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। अब बात करते हैं हम मुल्कराज आनंद की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुल्कराज आनंद का कौन सा वर्क है इनमें से, तो आप देख के ही एकदम पहचान जाओगे क्योंकि अभी आपने आर के नारायण के वर्क्स को पढ़ा। तो यहाँ पे एक तो दिया है द गाइड, आर के नारायण का है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी आर के नारायण का है। बैचलर्स ऑफ आर्ट, ये भी आर के नारायण का है। अगर आप बात करो मुल्कराज आनंद की, तो इनका कौन सा वर्क है? इनका वर्क है अनटचेबल, दी अनटचेबल। कब आता है ये? 1935 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इनफैक्ट मुल्कराज आनंद जी जो थे, इन्होंने अपने वर्क्स में ज्यादातर इंडिया की उस साइड को रिप्रेजेंट किया है जिसमें बहुत ज्यादा गरीबी, भुखमरी, अनटचेबिलिटी, इन सारी थीम्स को लेकर इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं। बहुत सारे वर्क इनके ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा गरीब लोगों पर बेस्ड हैं, जैसे अनटचेबल ले लीजिए, या फिर इनका एक वर्क है कुली, ठीक है। एक है टू लीव्स एंड अ बर्ड, बहुत ही इमोशनल चीज को टच करते हुए ये वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद का जो वर्क है वो कौन सा है? द अनटचेबल, 1935 में आता है। अगर हम बात करें मुल्कराज आनंद जी की, ठीक है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 12 दिसंबर 1905 में, ठीक है। मृत्यु होती है 28 सितंबर 2004 को,
ठीक है। जन्म कहाँ होता है? तो पाकिस्तान में। उस समय पर इंडिया का ही पार्ट था, तो पाकिस्तान में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु पुणे में होती है। He is known for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms in English. देखिए, ये पहले ऐसे इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश में तो वर्क लिखते थे, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ उसमें पंजाबी फ्रेजेस को या फिर हिंदुस्तानी इडियम्स को मतलब उसमें इंक्लूड किया अपने इंग्लिश वाले वर्क्स में। ठीक है, तो इस चीज़ इनकी ये स्पेशलिटी ध्यान रखनी है। इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपने देखा, एक तो द अनटचेबल है, कुली है, कुली 1936 में आता है, टू लीव्स एंड अ बर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका जिसका नाम है द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ठीक है, 1942 में आता है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क। ओके, तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी ध्यान में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा? इसके ऑथर कौन है? मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, कमला दास, आर के नारायण। समर इन कैलकाटा, यस, ये जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया वर्क है। ठीक है, अगर हम कमला दास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब होता है? कमला दास जी ने ये वर्क लिखा है, ये ध्यान रखना है पहले तो। समर इन कैलकाटा, ज्यादातर इन्हें ना एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटर माना जाता है। ये बहुत ज्यादा मतलब अपनी लाइफ पे बेस्ड स्टोरीज पर या फिर अपने जीवन में जो घटित घटनाएं उन पर आधारित वर्क लिखती थी। और इनका जन्म होता है कमला दास का 31 मार्च 1934 को। ठीक है, मालाबार कोस्ट में इनका जन्म होता है और 31 मई 2009 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखनी है। 1934 लाइफ स्पैन इनका 1934 टू 2009। ठीक है, known for her work written openly and frankly about female sexual desire and the experience of being an Indian woman. इनके पेन नेम अक्सर पूछ लिए जाते हैं कमला दास जी के, तो वो ध्यान रखने हैं। इनके पेन नेम, जैसे कि इन्होंने बाद में जाके मुस्लिम धर्म भी अपना लिया था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो मलयाली परिवार में हुआ था। तो एक नाम तो है इनका माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी, ये इनका मलयालम पेन नेम है। ठीक है, माधवी कुट्टी। हिंदी पेन नेम क्या है? कमला दास है। एंड मुस्लिम जो नेम है वो क्या है? कमला सुरैया, वो भी ध्यान रखना है, कमला सुरैया। तो इनके 3 नाम हैं, कोई सा भी मेंशन किया जा सकता है, कमला दास, कमला सुरैया या फिर माधवी कुट्टी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। इनके अगर हम इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका माय स्टोरी। ठीक है, एक हो गया समर इन कैलकाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये भी एक पोएटिक कलेक्शन है इनका, 1973 में आता है, इंपॉर्टेंट वर्क है। समर इन कैलकाटा कब आता है? ये आता है 1965 में, ये भी ध्यान रखना है, 1965 को समर इन कैलकाटा पब्लिश होता है। द डिसेंडेंट्स एक इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और एक इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, 1977 में आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हेन वाज नसीम एज़िकिल बॉर्न? तो यहां से अब हम बात करें नसीम एज़िकिल की, तो इनका जन्म कब होता है? 1924 में। ठीक है, 1924 टू 2004 इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, अगर डे भी पूछा जाए इनके जन्म का तो वो है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है और 9 जनवरी 2004 को मृत्यु। इंडियन पोएट है, एक्टर हैं, प्ले राइट रहे हैं, एडिटर हैं और आर्ट क्रिटिक हैं। ठीक है, इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है
कब मिलता है? तो 1983 में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 ऐसे राइटर पढ़े जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, एक तो आर.के. नारायण जी को और नसीम एज़िकिल को 1983 में। पद्मश्री मिलता है इन्हें, पद्मश्री, ठीक है, 1988 में। 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, एक पोइटिक फॉर्म है, पोएम की फॉर्म में लिखा गया वर्क है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इंपॉर्टेंट वर्क है। और कौन से वर्क है इनके? लेटर डे साल 1982 में आता है, टाइम टू चेंज है, 60 पोएम्स है, द एग्जैक्ट नेम है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड कैजुअली है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है नसीम एज़िकिल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु रोट हाइंस इन डार्कनेस? ये वर्क किसने लिखा है? हाइंस इन डार्कनेस। ये वर्क भी लिखा गया किसके द्वारा? नसीम एज़िकिल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट वर्क है, एक पोएम है, ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रोज में या पोएटिक फॉर्म में है, तो ये पोएम है, हाइंस ऑफ डार्कनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, नसीम एज़िकिल हाइंस इन डार्कनेस इज, देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया गया है, अ ड्रामा, अ नॉवल, लिटरेरी एसे या फिर कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ये कलेक्शन है पोएम्स का, इट इज अ पोएटिक कलेक्शन, ओके। हाइंस इन डार्कनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हु रोट द एग्जैक्ट नेम? देखिए ये वर्क अभी हमने पीछे मेंशन भी किया था, द एग्जैक्ट नेम, ये भी किसका वर्क है? नसीम एज़िकिल का वर्क है, द एग्जैक्ट नेम, इंपॉर्टेंट वर्क है। द टाइटल ऑफ द वॉल्यूम, द एग्जैक्ट नेम इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस कलेक्शन। ये जो टाइटल दिया गया ना इस पूरे वॉल्यूम को, ठीक है, ये बहुत ही सूटेबल है इसके लिए, द एग्जैक्ट नेम। नसीम एज़िकिल examines the nature and the function of the poet. In this volume, the poet uses images and symbols to give exact name to things. ठीक है? Moving to the next. When was मुल्क राज आनंद born? तो अभी हमने बात की थी पहले, मुल्क राज आनंद का जन्म कब होता है? Yes, 1905। हम चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनके इंपॉर्टेंट वर्क ध्यान रखने हैं मुल्क राज आनंद के, जैसे अनटचेबल है, कुली है, ठीक है। हु रोट द लाल सिंह ट्रायलॉजी? ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है, किसने लिखा है लाल सिंह ट्रायलॉजी? तो ये वर्क किसका है? मुल्क राज आनंद का, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, द लाल सिंह ट्रायलॉजी, ठीक है। ट्रायलॉजी से आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें 3 स्पेशल वर्क के बारे में चर्चा की गई है। ट्रायलॉजी मतलब अ कलेक्शन ऑफ 3 वर्क्स, ठीक है। पहला जो फर्स्ट वर्क आता है इसमें वो है द विलेज, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, द विलेज, ये फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट वर्क है द विलेज, 1939 में आता है, ठीक है। फर्स्ट नॉवल है, ये 3 नॉवेल्स का एक ट्रायलॉजी है, इसलिए फर्स्ट नॉवल है द विलेज, 1939 में आता है, विच इंट्रोड्यूसेस द प्रोटेगोनिस्ट लाल सिंह एंड एक्सप्लोर्स रूरल इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इसमें ना इंट्रोड्यूस किया गया है लाल सिंह को, ठीक है। लाल सिंह एक कैरेक्टर है, मेन प्रोटेगोनिस्ट है वर्क का, द विलेज का, और जैसा कि टाइटल से पता चला है द विलेज, तो इसमें रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसी का जो सेकंड नॉवल है वो क्या है, उसका नाम क्या है? तो इसी का जो सेकंड नॉवल है उसका नाम है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये भी ध्यान रखना है, अक्रॉस, वेट अ मिनट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, ठीक है। ये सेकंड नॉवल है अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ये कब आता है? 1940 में ये आता है,
1940 को ये वाला नॉवल आता है। इसमें क्या है, लाल सिंह एक्सपीरियंसेस एज अ सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इसमें देखो पहले में क्या है कि उसको बस इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी रस्टिक लाइफ को, उसकी रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया द विलेज में। फिर जो सेकंड आता है क्रॉस द ब्लैक वाटर, इसमें उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाल सिंह जो कैरेक्टर है उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ब्रिटिश आर्मी के वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसमें उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था, तो उनका जो एज अ सोल्जर पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इसके थर्ड नॉवल की या फिर लास्ट नॉवल की बात करें तो वो कौन सा है, उसका नाम है थर्ड नॉवल का स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि द विलेज किस ट्रायलॉजी का पार्ट है, ठीक है, या फिर अक्रॉस द ब्लैक वाटर किस ट्रायलॉजी का पार्ट है, या फिर इन तीनों का नाम दे दिया, एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा लाल सिंह ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको तीनों को ध्यान में रखना है, और पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है, ये भी ठीक है। द विलेज 1939 में आया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में आया, देन आता है स्वॉर्ड एंड द सिकल, स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये कब आता है, ये आता है 1942, ठीक है। 1942 में द फाइनल नॉवल इन द ट्रायलॉजी which explores Lal Singh's involvement in the peasant movement for independence after his military services, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। तो अगर आप इस ट्रायलॉजी की बात करें तो ये कब से कब तक रही, 1939 में फर्स्ट आता है 1939 में, और लास्ट जो स्वॉर्ड एंड द सिकल है वो कब आया, 1942 में आया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुल्क राज आनंद फर्स्ट नॉवल द अनटचेबल वाज पब्लिश्ड इन, तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे, कब पब्लिश होता है, 1935 में पब्लिश होता है। इसका जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो कौन है, बाखा बोल सकते हो, बाखा। तो इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो मतलब एक इमोशनल टच देने वाली स्टोरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज द प्रोटेगोनिस्ट इन आनंद्स नॉवल दी अनटचेबल। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है कि मुल्क राज आनंद का जो वर्क है द अनटचेबल, उसका मेन प्रोटेगोनिस्ट या फिर कह दें कि एक तरीके से कहें कि हीरो कौन है नॉवल का, तो वो कौन है, बखा, ठीक है। अच्छा, बखा की सिस्टर का नाम क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु सेड पोएट्री इज इल्यूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। ये बात किसने कही है कि पोएट्री जो है वो बहुत ही इल्यूसिव है और एक पोएम को लिखना एज कंपेयर टू एक प्रोज को लिखना बहुत ही इजी होता है, ठीक है। टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी, पोएम लिखना बहुत ही आसान होता है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, ऑप्शन है कमला दास, नसीम एजिकल, आर के नारायण या फिर ए के रामानुजन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, पोएट्री इज इल्यूसिव, यस, ये कहा गया है नसीम एजिकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एजिकल ने कहा है कि अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who called Ezekiel a poet of body and an endless explorer of the labyrinths of the mind? किसने एजिकल को कहा है अ पोएट ऑफ बॉडी एंड एन एंडलेस एक्सप्लोरर ऑफ अ लेबीरिंथ्स ऑफ द माइंड। ये लेडी नहीं लेबी है, लेबी, डी की जगह बी है, ठीक है, लेबीरिंथ। ऑप्शन है आर पार्थसारथी, लिंडा हेस, एच एम विलियम, एफ आर लेविस। किसके द्वारा ये कहा गया है, तो ये कहा गया है लिंडा हेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु सेड एजिकल इज द पोएट ऑफ सिटी बॉम्बे। ये किसने कहा है एजिकल को अ पोएट ऑफ सिटी बॉम्बे, के एस अयंगर, लिंडा हेस, आर पार्थसारथी, कमला दास।
बताइए एजिकल के विषय में ये कमेंट किसने किया है? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लिंडा हेस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस पोएम एंटरप्राइज। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, फेमस पोएम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास, शिव के कुमार, निशिम एजिकल, राजा राव। यस, एंटरप्राइज ये लिखी गई है निसीम एजिकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये पब्लिश होता है 1960 में। ये एक कलेक्शन है, ठीक है, मतलब एक कलेक्शन के अंदर ये पब्लिश होता है। एंटरप्राइज जो वर्क है ये अपना एक छोटा सा वर्क है जो एक कंप्लीट कलेक्शन है, इनका एक पोएटिक कलेक्शन है, उसके अंदर पब्लिश होता है। और उस पोएटिक कलेक्शन का नाम क्या है? द अनफिनिश्ड मैन, जो 1960 में आता है। द अनफिनिश्ड, वेट अ मिनट, यस, द अनफिनिश्ड मैन। नाइनटीन 1960 में ये वर्क आता है, इसी के अंदर ये पब्लिश होता है। द एंटरप्राइज निजीम एजिकल के द्वारा लिखा गया है। The poem follows a group of people on a pilgrimage and it can be read as an allegory for the journey of life, the emergence of India from the grip of colonial rule and the flaws of organized religion. Next is my mother only said, "Thank God, the scorpion picked on me and thus spread my children." Where does these line by एजिकल appear? तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि नसीम एजिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है। तो इम्पॉर्ट इसी से ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ली गई है। इसमें जो मदर है वो ईश्वर को धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने मुझे काटा, मतलब बिच्छू ने जो है मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रन, ठीक है। तो कौन सा वर्क हो जाएगा? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है नसीम एजिकल का। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु रोट नलिनी अ कॉमेडी। किसने ये वर्क लिखा है? हु रोट नलिनी अ कॉमेडी? कमला दास, नसीम एजिकल, राजा राव, आर के नारायण। यस, ये भी नसीम एजिकल के द्वारा लिखा गया वर्क है, ध्यान रखना है। देखिए ये जो वर्क है ना, इनसे कोई डीप में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मतलब आपको इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये पता हो कि ये पर्टिकुलर वर्क इस पर्टिकुलर राइटर का है, ठीक है। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट इन एजिकल्स प्ले मैरिज पोएम आ ट्रेजिक कॉमेडी? तो इसमें पूछा गया है कि नसीम एजिकल का एक वर्क है मैरिज पोएम, ठीक है, मैरिज पोएम और ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। इसमें जो मेन हीरो है या प्रोटेगोनिस्ट है वो कौन है? नलिनी, माला, नरेश, मिसेस लाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है नरेश। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस प्ले द स्लीप वॉकर? नजीम एजिकल, राजा राव, कमला दास, शिव के कुमार। किसने लिखा है वर्क स्लीप वॉकर्स? यस, ये लिखा गया है नजीम एजिकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम बैकग्राउंड कैजुअलिटी? कमला दास, नजीम एजिकल, आर के नारायण, शिव के कुमार। यस, ये भी नजीम एजिकल का है बैकग्राउंड कैजुअली। नेक्स्ट इज हु रोट पोस्टर प्रेयर्स? किसने लिखा है ये वर्क? नजीम एजिकल, आर पार्थसारथी, कमला दास, कमला मार्कंडे।
यस, ये भी नजीम एजिकल का वर्क है, पोस्टर प्रेयर्स। नेक्स्ट इज in which poem Ezekiel calls himself a poet, rascal, clown। वो कौन सी पोएम है जिसमें एजिकल अपने आप को ही क्या कह रहे हैं? अ पोएट, रास्कल, क्लाउन। बैकग्राउंड कैजुअलिटी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फिलोसफी, पोएम ऑफ द सेपरेशन। यस, क्या होगा राइट आंसर? बैकग्राउंड कैजुअलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और लिखा गया किसके द्वारा? एजिकल के द्वारा। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपना रिस्पॉन्स देना है कि आगे भी इसी तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम प्रैक्टिस सेट करें। जरूर बताना है आपको, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है, ठीक है, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और इसी तरीके से हम DSSB TGT के कंप्लीट सिलेबस को प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व किया करेंगे और उसको उसकी डिटेल एनालिसिस, डिटेल प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।